हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है पुखराज पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं क्लास 11th का पहला टॉपिक लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यह टॉपिक क्लास 11th के CBSE, RBSE और भी बोर्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है ही, साथ ही आज का यह टॉपिक उन अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा जो RPSC अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, विद्युत विभाग की अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं लेखांकन बारे में विस्तार से। लेखांकन एक परिचय। हम इस टॉपिक में सीखेंगे लेखांकन की शुरुआत कब हुई, किसने की, कब की, कहाँ से की, आदि और भी कुछ। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रारंभ कब हुआ। वर्तमान में प्रचलित दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इटली में 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। अर्थात जो वर्तमान में लेखांकन की प्रणाली प्रचलन में है, दोहरी लेखा प्रणाली, उसका जन्म इटली में 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इस प्रणाली का सर्वप्रथम वर्णन सन 1494 में लुकास पेशोली नामक इटालियन ने अपनी पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स में की। अर्थात इस प्रणाली का सबसे पहले वर्णन करने वाले व्यक्ति लुकास पेशोली ने अपनी पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स में इसका वर्णन किया था और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दोहरी लेखा प्रणाली का जन्मदाता लुकास पेशोली को माना जाता है। और मैंने पहले से यहाँ डार्क करके रखा है और इन्हीं शब्दों को परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम दोहरी लेखा प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो उसका जवाब होता है लुकास पेशोली। लुकास पेशोली द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो उसका जवाब होता है डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स। आगे हम बात करते हैं कि बाद में इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद सन 1543 में हुज ओल्ड केसिल ने लंदन में किया। अर्थात जो पुस्तक लुकास पेशोली द्वारा लिखी गई थी डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुज ओल्ड केसिल ने 1543 में किया। क्योंकि लुकास पेशोली द्वारा लिखी गई पुस्तक इटालियन भाषा में थी और उस पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुज ओल्ड केसिल ने 1543 में लंदन में किया था। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पुस्तक पालन की अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अर्थात सन 1795 में एडवर्ड जोन्स ने भी इसी विषय पर एक अन्य पुस्तक लिखी जिसका नाम था पुस्तक पालन की अंग्रेजी प्रणाली। अब हम बात करते हैं कि लेखांकन की परिभाषा क्या है, लेखांकन क्या होता है। तो उसकी परिभाषा में सबसे पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने और उनके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की एक कला है। अर्थात व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती है, अर्थात जो व्यवहार होते हैं, जो या तो पूर्णतः वित्तीय प्रकृति के हो या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हो। यहाँ वित्तीय प्रकृति का मतलब है कि लेखांकन केवल उन व्यवहारों का, उन घटनाओं का ही किया जाता है जिसे मुद्रा में मापा जा सके। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हो। अर्थात जो व्यवहार मुद्रा में नहीं मापे जा सकते उनका कभी लेखांकन नहीं किया जा सकता। साथ ही मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, प्रभावपूर्ण विधि का मतलब है यहाँ पर कि जितने मूल्य की वह व्यवहार, मूल्य का व्यवहार है, उस मूल्य के आधार पर उसको लिखा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत का अर्थ है कि उसके व्यवहार से संबंधित जितने भी खाते बनते हैं उन सभी अलग अलग खातों को यहाँ पर दर्शाया जाता है और सारांश में व्यक्त करने और उनके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला है। सारांश में व्यक्त करने, सारांश में व्यक्त करने का अर्थ है कि सभी व्यवहारों का लेखा करने के पश्चात व्यापार की लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सभी को व्यक्त करने
और अंत में उनके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की एक कला है। अर्थात एक लेखांकन कला है जिससे हम व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जो व्यवहारों का लेखा किया जाता है वह पूर्णतः या आंशिक रूप से मुद्रा में व्यक्त किए जा सके उन व्यवहारों को दर्शाया जाता है। अगली परिभाषा आती है R.N. एंथोनी। लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में व्यक्त करने, सारांशित करने, विश्लेषित करने और सूचित करने का एक साधन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेखांकन केवल उन व्यवहारों का होता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। तो इस परिभाषा में कहा गया है कि व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं अर्थात जो व्यापार से संबंधित व्यवहार होते हैं उनकी बात की जा रही है, जिन्हें मुद्रा में मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, यानी कि जितने भी व्यापार में व्यवहार होते हैं वे व्यवहार मौद्रिक रूप से मापे जाते हैं, और सारांशित करने अर्थात उनको एक सारांश रूप में व्यक्त किया जाता है जिससे हम कोई ना कोई निर्णय ले सकते हैं। विश्लेषित करने और सूचित करने का एक साधन है। सूचित करने से यहाँ आशय है जो अंत में सारांश निकाला जाता है, जो सूचना हमें प्राप्त होती है व्यापार से संबंधित, उस सूचना को व्यापार से संबंधित जितने भी उन सूचनाओं के उपयोगकर्ता होते हैं उन सूचनाओं को उन्हें पहुंचाया जाता है ताकि वे उपयोगकर्ता इन सूचनाओं के आधार पर एक प्रभावी निर्णय ले सकें। अगली हम बात करते हैं लेखांकन के तत्व। लेखांकन के तत्वों में पहला तत्व है घटनाओं का आर्थिक होना। घटनाओं के आर्थिक से आशय है, घटनाओं के आर्थिक होने से आशय वे सभी व्यवहार जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। यह बात मैंने पहले ही बता दी है कि व्यापार में लेखांकन केवल उन व्यवहारों का ही किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। व्यापार में इन घटनाओं को दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक घटना और बाह्य घटना। अर्थात व्यापार में जितने भी व्यवहार होते हैं उन सभी व्यवहारों को दो भागों में बांटा जाता है। ये व्यवहार या तो आंतरिक होते हैं या बाह्य होते हैं। आंतरिक व्यवहार या आंतरिक घटना से आशय है कि एक व्यापार के स्वामी और उस व्यापार में काम करने वाले कर्मचारी के मध्य होने वाले व्यवहार, उन व्यवहारों को भी मुद्रा में मापा जाता है और उनका भी व्यापार में लेखांकन किया जाता है। बाह्य घटना से आशय है कि एक व्यापार के स्वामी और व्यापार के बाह्य जगत के मध्य जो व्यवहार होते हैं, जो लेन देन होते हैं, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, उनका लेखांकन किया जाता है। अर्थात लेखांकन के पहले तत्व के आधार पर लेखांकन उन व्यवहारों का किया जाता है जो मुद्रा में मापे जा सकते हैं। दूसरी बात, पहचानना, मापना, लिखना और संप्रेषण। लेखांकन केवल आर्थिक घटनाओं का ही किया जाता है, अतः व्यवसाय में होने वाली घटनाओं में से आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है। सबसे पहली बात आती है पहचान करना। अर्थात व्यापार में कई घटनाएं ऐसी होती है जो मौद्रिक भी होती है और कई घटनाएं ऐसी होती है जो गैर मौद्रिक भी होती हैं। अर्थात व्यापार में कर्मचारियों की ईमानदारी, उनकी मेहनत, ये सभी घटनाएं भी होती हैं, और यहाँ पर व्यापार के स्वामी द्वारा कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाता है गैर मौद्रिक तरीके से, लेकिन ये घटनाएं गैर मौद्रिक होती है, इनका लेखा नहीं किया जाता। इसलिए व्यापार में जितनी भी घटनाएं होती है सबसे पहले उनकी पहचान की जाती है और उन घटनाओं में से मौद्रिक घटनाओं की पहचान कर उनका लेखा किया जाता है। दूसरी बात, मापना। वित्तीय लेन देनों को मुद्रा में के रूप में मापन भी आवश्यक है। अर्थात जब हम मौद्रिक व्यवहारों का या मौद्रिक घटनाओं की पहचान कर लेते हैं तो उसके पश्चात उन घटनाओं को मुद्रा के रूप में मापन किया जाता है, क्योंकि बिना मुद्रा के मापन के हम उसका लेखा नहीं कर सकते हैं। यदि मुद्रा में मापन अर्थात हमारे देश में रुपए पैसे में उसका मापन संभव नहीं है तो उस लेन देन का लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता। यह बात मैंने पहले ही कह दी कि व्यापार में जो दो व्यवहार होते हैं, एक मौद्रिक और दूसरा गैर मौद्रिक, यदि कोई घटना या व्यवहार गैर मौद्रिक प्रकृति का होता है जिसे हम मुद्रा में या भारतीय मुद्रा में नहीं माप सकते हैं तो उनका लेखा व्यापार की पुस्तकों में नहीं किया जा सकता। अगली बात आती है लिखना। पहचान और मापन के पश्चात उन घटनाओं का लेखा पुस्तकों में कालक्रमानुसार लिखा जाता है। कालक्रमानुसार का अर्थ है तिथिवार। पहली तारीख को पहले व्यवहार का लेखा करना, दूसरी तारीख को दूसरे व्यवहारों का लेखा करना, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ हानि तथा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चल सके। यानी हम
जितने भी व्यवहारों की पहचान करते हैं, उन्हें मुद्रा के रूप में पहचान कर लेते हैं, तो उसके पश्चात उनका व्यापार की पुस्तकों में लेखा किया जाता है, तिथिवार उसका लेखा किया जाता है, जिससे हम व्यापार की आर्थिक स्थिति, व्यापार के लाभों की गणना आसानी से कर सकते हैं। अंत में आता है संप्रेषण। पहचान, मापन, लिखने के पश्चात इन सूचनाओं को प्रलेखों के माध्यम से आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं को प्रेषित किया जाता है, ताकि वे इसके आधार पर तर्कसम्मत निर्णय कर सके। मैंने पहले ही बताया कि व्यापार की जितने भी लेखे किए जाते हैं, उनसे अंत में सारांश रूप में जो भी सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं को व्यापार को अपने व्यापार के उपयोगकर्ताओं, उन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना होता है, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं, जिसके आधार पर वे सभी सदस्य एक तर्कसम्मत निर्णय ले सकते हैं। अगली बात करते हैं संगठन। संगठन से तात्पर्य किसी व्यवसाय उपक्रम से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है या लाभ नहीं कमाना है। यह उपक्रम व्यवसाय के आकार के अनुसार एकाकी, साझेदारी, कंपनी या कोई अन्य संगठन हो सकता है। अर्थात लेखांकन करने के लिए हमारे को एक संगठन की आवश्यकता होती है, कोई व्यापार की आवश्यकता होती है। ऐसा भी संगठन हो सकता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, और ऐसा भी संगठन हो सकता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। लेकिन लेखांकन करते समय यह बात जरूरी नहीं होती है कि संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना ही हो। जो गैर लाभ वाले संगठन होते हैं, वहाँ पर भी लेखांकन किया जाता है। अर्थात लेखांकन के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। चौथी बात आती है सूचनाओं के उपयोगकर्ता। अनेक उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक उपयोगकर्ता व बाह्य उपयोगकर्ता। व्यापार के जितने भी सूचनाएं प्राप्त की जाती है, सारांश के रूप में हम जो भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है, और ये सूचनाओं के उपयोगकर्ता इन सूचनाओं के माध्यम से एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। और इन उपयोगकर्ताओं को हमने पहले ही बता दिया है कि दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आइए देखते हैं कौन कौन से सदस्य आंतरिक उपयोगकर्ता में होते हैं, कौन से सदस्य बाह्य उपयोगकर्ताओं में होते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में पहला आता है आंतरिक उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ताओं में स्वामी तथा प्रबंधक को शामिल किया जाता है, अर्थात वे सदस्य जिनका व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, व्यापार की घटनाओं का जिन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिनका व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो, वे सदस्य व्यापार के आंतरिक उपयोगकर्ता कहलाते हैं। अर्थात व्यापार में विस्तार, व्यापार में कमी, लाभ, हानि, हर प्रकार के घटना से जिन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, वे सदस्य व्यापार के आंतरिक उपयोगकर्ता कहलाते हैं। और इनमें मुख्य रूप से स्वामी और व्यापार को संचालित करने वाले प्रबंधक शामिल होते हैं। बाह्य उपयोगकर्ता वर्तमान और भावी निवेशक। वे निवेशक या वे विनियोगकर्ता जो वर्तमान में व्यापार में जुड़े हुए हैं और जो भविष्य में व्यापार में निवेश करेंगे, वे सदस्य व बैंक, लेनदार, सरकार, कर्मचारी, श्रमिक, समाज और ग्राहक, ये सभी सदस्य व्यापार की सूचनाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन इनका व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता। इसलिए इन सदस्यों को व्यापार के बाह्य उपयोगकर्ता कहा जाता है। अर्थात व्यापार में नुकसान होने, व्यापार में लाभ होने पर इन सदस्यों पर कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता, इनका व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इन्हें व्यापार के बाह्य उपयोगकर्ता माना जाता है। अब बात करते हैं लेखांकन के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य आता है समस्त आर्थिक लेन देनों का लेखा करना। व्यवसाय लेनदेनों एवं घटनाओं का उचित वर्गीकरण कर उनका उचित बहियों में लेखा करना व उन्हें संपत्ति, दायित्व, आगम और व्यय आदि के रूप में प्रदर्शित करना होता है। लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि व्यापार में जितने भी आर्थिक लेन देन हैं उनका लेखा करना, यानी कि वे सभी लेन देन जिनको मुद्रा में मापा जा सके, उन सभी का लेखा करना, उनको उचित रूप से वर्गीकृत करना। अर्थात व्यापार में लेन देनों के जितने खाते होते हैं उनको संबंधित खातों में उनका लेखा करना, संबंधित खाता खोलना और उनमें उनका लेखा करना, जिससे व्यापार की संपत्ति, व्यापार के दायित्व, व्यापार के आगम अर्थात आय और व्यापार के व्यय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके।
अगली बात आती है लाभ हानि की गणना करना। व्यवसाय का स्वामी एक निश्चित अवधि के दौरान यह जानना चाहता है कि व्यापार से लाभ हुआ है या हानि, तथा यह रकम कितनी है, जिसके लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। लेखांकन करने का दूसरा उद्देश्य लाभ हानि की गणना करना। हर व्यापारी लेखांकन इसीलिए करता है जिसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यापार में लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, इसकी गणना करना। और इसके लिए एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यापारी द्वारा एक विशेष खाता बनाया जाता है जिसे हम लाभ हानि खाता कहते हैं। तीसरा उद्देश्य है वित्तीय स्थिति का चित्रण। प्रत्येक व्यवसाय को समय समय पर अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाना होता है, जिसके लिए एक स्थिति विवरण बनाया जाता है जो व्यवसाय में विनियोजित धन राशि की संपूर्ण जानकारी देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम स्थिति विवरण कहते हैं, स्थिति पत्रक भी कहते हैं, बैलेंस शीट जिसको कहा जाता है। प्रत्येक व्यवसायी जो है वो समय समय पर अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए स्थिति विवरण तैयार करता है, जिसके आधार पर स्वामी यह निर्णय ले सकता है कि क्या उस व्यवसाय को जारी रखना चाहिए, क्या उस व्यवसाय का विस्तार करना चाहिए, और साथ ही उसे यह भी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि व्यापार में विनियोजित धनराशि कितनी है और वह धनराशि कौन कौन सी संपत्तियों और दायित्वों में लगी हुई है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए भी लेखांकन किया जाता है। चौथा उद्देश्य होता है व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण। लेखांकन से व्यवसाय के उत्पादन, विक्रय, लाभ हानि, लागत आदि से संबंधित आंकड़ों की जानकारी प्राप्त होती है तथा वास्तविक व बजटीय आंकड़ों की तुलना कर अंतर की परिस्थिति में सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है व्यापार पर नियंत्रण रखना। व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए भी लेखांकन बहुत आवश्यक होता है। जब भी व्यापारी वास्तविक जो व्यवहार करता है उससे पूर्व एक पहले बजट बनाता है, और जब वास्तविक घटनाएं होती है, लेन देन होते हैं, उनका लेखा किया जाता है। उसके पश्चात बजट का और वास्तविक व्यवहारों का मिलान किया जाता है, जिससे उन्हें वास्तव में उत्पादन कितना होना चाहिए था और कितना हुआ, विक्रय में वृद्धि कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई, लाभ हानि, लागत आदि की जानकारी मिल जाती है। यदि ये सारी चीज़ें बजट के अनुसार समान हो तो इसका अर्थ है कि हमने व्यवहार सही किए हैं, और यदि इनमें अंतर पाया जाता है तो व्यापारी द्वारा इनमें सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना। लेखांकन प्रक्रिया से तैयार किए गए प्रतिवेदन अर्थात जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, सारांश तैयार किया जाता है, उस विवरण को व्यापार के उपयोगकर्ताओं को प्रेषित किया जाता है, जिसके माध्यम से वे अपने प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। अर्थात व्यापारिक व्यवहार को दर्ज करने के पश्चात एक निश्चित अवधि के पश्चात सारांश के रूप में जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है, जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है, इन सूचनाओं को सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है, चाहे वे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। वे अपने उद्देश्य के आधार पर इन सूचनाओं का प्रयोग कर एक प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में हमने पहले ही बात की है, आंतरिक उपयोगकर्ता में स्वामी और प्रबंधक होते हैं, जबकि बाह्य उपयोगकर्ताओं में वर्तमान और भावी निवेशक, बैंक, लेनदार, सरकार, कर्मचारी, श्रमिक, समाज और ग्राहक, इनको शामिल किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।